नमस्कार। इंडिया डेली के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण। ये खास प्रोग्राम इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये होम्योपैथी पर आज बातचीत होने जा रही है और इसलिए हमने यहाँ पर नाम भी रखा है कमाल की होम्योपैथी। कमाल की होम्योपैथी इसलिए क्योंकि 19वीं शताब्दी से ही होम्योपैथी काफी ज्यादा लोकप्रिय एक चिकित्सा प्रणाली बन गई है। लोगों का विश्वास इस पे बढ़ा है और ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है, गलत नहीं होगा यहाँ पर। क्योंकि अगर हम बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर ले, अगर हम बात यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर की कर ले, तो इन सभी ने होम्योपैथी को बहुत सराहा है। क्या कुछ इसको लेकर के कहा है वो हम जानेंगे अपने खास मेहमान से। उनका इंट्रोडक्शन भी मैं आपसे कराऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दें कि होम्योपैथी आखिरकार करता क्या है। होम्योपैथी आपके शरीर और मानसिक संतुलन को बरकरार रखता है। होम्योपैथी को ये विश्वास होता है कि आपका शरीर जो है वो खुद स्वस्थ हो सकता है। ये बिलीव के साथ वो दवा काम करती है। तो चलिए मैं अपने खास मेहमान से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान डॉक्टर एसपीएस बख्शी साहब जो है वो जुड़े हुए हैं। ये पूर्व चेयरमैन रहे हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के और इसके साथ ही होम्योपैथी को इन्होंने ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जो है वो बढ़ाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एसपीएस बख्शी साहब। थैंक यू। अगर मैंने होम्योपैथी के बारे में डिस्क्राइब जो किया है वो गलत तो नहीं है? सबसे पहला सवाल यही। बात है कि मेरा इंपॉर्टेंट रोल रहा है होम्योपैथी को स्प्रेड करने के लिए। होम्योपैथी हैज़ बिकम पॉपुलर नॉट बिकॉज ऑफ हिज ओन मेरिट्स बट बिकॉज ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एलोपैथी। जो एलोपैथी से जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, वो सप्रेशन हुई बीमारियों की, उसकी वजह से माँ बाप बहुत दुखी हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अस्थमा है। अस्थमा जब क्योर नहीं होता है तो इनहेलर्स में आ जाते हैं, वो बच्चों को देते हैं, तो वो आके माँ रोती है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का इनहेलर बंद करा दो, बहुत दुखी हैं हम लोग, तो कई सालों से ये दवाइयाँ ले रहे हैं। तो होम्योपैथी सिर्फ पॉपुलर नहीं हुई है, नेचुरोपैथी, योगा और नेचुरल साइंसेज पॉपुलर हुई हैं। जी। और मेरा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए रहा है कि मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ काउंसिल का, होम्योपैथिक एजुकेशन को देखा है। तो मेरी कोशिश रही है कि होम्योपैथी की रोटी खाई जाए, उसके लिए कुछ काम करना चाहिए, नहीं तो बेईमानी होगी। नहीं, बिल्कुल। और ये हम देख भी रहे हैं जिस तरह से तस्वीर होम्योपैथी की जो है अब देश के अंदर में बदलती जा रही है। विदेशों में भी इसको काफ़ी जो पसंद है वो किया जा रहा है और अपनी स्वास्थ्य प्रणाली के दौरान इस तरह की दवाओं को लोग लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे यही कि होम्योपैथिक आखिरकार है क्या? क्योंकि कई लोगों में मिथ है इसको लेकर के। हम चाहेंगे उस मिथ को जो है इंडिया डेली के इस मंच के ज़रिए जो है आप यहाँ पर तोड़ें। होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो जर्मनी से आई है। डॉक्टर हनीमैन उसके फाउंडर थे, एलोपैथी डॉक्टर थे। वो इतना परेशान हो गए थे कि एलोपैथी से क्योर नहीं हो रहा कोई केस, उन्होंने एलोपैथी प्रैक्टिस करनी बंद कर दी। जी। और फिर धीरे धीरे उन्होंने किताबें लिखनी शुरू कर दी, किताबें पढ़नी शुरू कर दी। एक दिन जब वो किताब पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कुनीन। कुनीन एक दवा है जो 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 मलेरिया का क्योर है। कुनीन व्हेन टेकन इन एक्सेसिव डोजेस प्रोड्यूसेस मलेरिया लाइक सिम्टम, मलेरिया नहीं, मलेरिया लाइक सिम्टम। ये बस क्यूरियस, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर कुनीन को खाना शुरू कर दिया। और मलेरिया के एक सिम्टम है, पहले ठंड लगेगी, फिर हाई राइज ऑफ फीवर जाएगा, उसके बाद एकदम बुखार टूटेगा, पसीना आएगा। एंड देन ही रियलाइज कि ओहो, ये 3 स्टेजेस जो आई हैं मलेरिया की, ये दवाई खाने की वजह से हुई हैं। नॉट दवाई खाने की वजह से, आप कोई भी चीज़ एक्सेसिव खाओगे, आप नमक खाओगे, वो भी हमारे होम्योपैथी में नेट्रीम्यूर दवाई है, ये कॉमन सॉल्ट की, उसका साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। इसलिए ये साइंस उन्होंने प्रोड्यूस करी, जिसका उन्होंने बोला कि लाइक्स क्योर लाइक्स। ये साइंस उन्होंने शुरू करी अपने। और सबसे बड़ी बात क्या, होम्योपैथी दवाइयाँ किसी जानवर के ऊपर अप्रूव नहीं करते हैं, हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर। वो जो ट्रायल होता है ट्रायल्स दवा, ओके। ट्रायल्स बच्चों पे भी है, फीमेल्स पे भी है, मेल पे भी है, बूढ़ों पे भी है। फीमेल्स में है उनकी फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए, बच्चों के लिए अलग है। तो देन उसको फिर सिम्टम जो लिखते हैं उसको बोलते हैं कंपाइल करके मटीरियल मेड का। तो हमारे पास होम्योपैथी में 1000 दवाइयाँ से ऊपर हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और आज उसको पौने 200 साल हो गए हैं। और इंडिया में जो फर्स्ट डॉक्टर आए थे हनीबर्गर, और हमारा फर्स्ट पेशेंट थे महाराजा रंजीत सिंह। जब उनको उन्होंने ट्रीट करा, वो ठीक हुए, तो होम्योपैथी कलकत्ता में गए, उन्होंने वहाँ से प्रैक्टिस शुरू करी। और कलकत्ता से ही होम्योपैथी शुरू हुई थी। पहला होम्योपैथिक कॉलेज वहाँ से आया था। आज तो वहाँ पर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया होम्योपैथी का। बहुत ज़्यादा। हाँ। लेकिन
मेरा ये मानना है या मैं इसे देखूं जब 10 लोगों से हमारी बातचीत होती है तो एक बिलीव बहुत ज़रूरी होता है। जो ऑफ द कैमरा आपसे भी मेरी बातचीत हो रही थी कि मेडिसिन पे बिलीव होने से उस मेडिसिन के जो यूज़ करने का जो परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है डॉक्टर साहब। तो आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि क्या आयुर्वेद पे और साथ में होम्योपैथिक पे क्या बिलीव नहीं है लोगों का, इसीलिए होम्योपैथिक को उतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, या फिर ये भी एक मान सकते हैं कि बहुत धीरे-धीरे क्योर करता है, इसीलिए हम एलोपैथिक की तरफ या फिर मॉडर्न मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं? आप 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। जी। हम होम्योपैथी में हमें समझना पड़ेगा कि हम हैं क्या? हुँ। वी आर फिजिशियंस, वी आर नॉट सर्जन्स। यस। एलोपैथी इज़ मोर पॉपुलर बिकॉज़ सबसे पुरानी साइंस है वो। यस। वो सर्जरी है उनके अंदर। हुँ। किसी को कल एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो होम्योपैथ के पास नहीं आएगा। वो सर्जरी कराने के बाद होम्योपैथ के पास आएगा, मेरी हीलिंग जल्दी करा दो। हुँ। बट होम्योपैथी, वी आर फिजिशियंस, तो इसमें और रिसेंट साइंस है। इंडिया में आए 100 ईयर्स हुए हैं। राइट। तो आप देखिए जब मैं प्रेसिडेंट बना था 1991 में सेंट्रल काउंसिल का, हुँ। देयर वर ओनली 80 कॉलेजेस। मैं 18.5 साल रहा हूँ सेंट्रल काउंसिल में। जब मैंने सेंट्रल काउंसिल 2 टर्म्स पूरी कर ली तो 250 कॉलेजेस हो गए थे। आज 274 कॉलेजेस हो गए हैं, जिसमें 60 एमडी कॉलेजेस हैं। मेरे टाइम पे डिप्लोमा कॉलेजेस थे 4 साल के, फिर 5.5 साल का डिग्री आया, फिर एमडी इन होम्योपैथी 3 साल की, इसके बाद एमडी है। आज पीएचडी इन होम्योपैथी हो गई है। सो टुडे वी हैव गॉट अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड होम्योपैथ्स जो 5.5 साल का कोर्स करके आए हैं। तो आज वो जहाँ वो स्प्रेड कर रहे हैं। होम्योपैथी बहुत अच्छी चल रही है। टुडे होम्योपैथी इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रैक्टिस साइंस इन द वर्ल्ड। राइट। WHO ने बोला, मैं नहीं बोल रहा। जी, ये WHO की रिपोर्ट है। WHO की रिपोर्ट है कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रैक्टिस साइंस इन द वर्ल्ड। और आप सेम टाइम कंपैरिजन आता है कि अब आयुर्वेदा ले लो। आयुर्वेदा बहुत पॉपुलर है, लेकिन आयुर्वेद डॉक्टर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। आप दिल्ली में मेरे को 20 नेचुरोपैथ्स या आयुर्वेद दिखा दो जो प्रैक्टिस करें आयुर्वेद के, 20 या 50 दिखा दो। दिल्ली में 1000 होम्योपैथ है, यूपी में 30,000 होम्योपैथ है जो प्रैक्टिस कर रहा है होम्योपैथी, एलोपैथी नहीं कर रहा है। होम्योपैथी की दवा 1 महीने की सिर्फ 20 रुपये कॉस्ट नहीं करेगी। ये डॉक्टर्स महंगे हो गए हैं। हाँ। डॉक्टर्स महंगे हैं, जैसे वकील है, कोई 10,000 ले रहा है तो कोई 10 लाख ले रहा है, कोई 50 लाख ले रहा है वकील। डॉक्टर्स महंगे हो गए। होम्योपैथी इज द साइंस विच इज नीडेड इन दिस कंट्री। आप ए क्लास सिटीज छोड़ दो, आप बी और सी में जाओगे, वहाँ तो होम्योपैथी घर घर में जानी चाहिए। राइट सर, जिस तरह से आपने कहा नो साइड इफेक्ट, ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है इसका, और कहें तो एक नहीं, ये कई गुना अदर जो मेडिसिन हैं उससे ज़्यादा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या लोगों के मन में एक मिथ है या ट्रुथ है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले ये बीमारी को सप्रेस करता है एंड देन उसके बाद जो है वो बढ़ा करके एंड देन क्योर करता है। इस वे में क्या होम्योपैथी काम करता लॉ है? ऑफ सिमिलर्स मैंने बताया ना, होम्योपैथी का कि जो दवाई आप प्रूफ करके मटेरियल मेड का बनाई है, अगर हम मैच सिम्टम करते हैं, जब दवाई देते हैं, इनिशियली कोई सेंसिटिव पेशेंट है अबाउट 10%, उनकी बीमारी थोड़ी सी बढ़ती है। ओके। उसमें डरना नहीं है। हाँ। आपको ये समझना है कि वो होम्योपैथी एग्रीवेशन है कि मेडिसिनल एग्रीवेशन है कि डिजीज एग्रीवेशन है। मेडिसिनल एग्रीवेशन तो वैसे ही बैठ जाएगी दवाई बंद करने से। फिर हम यूजुअली दवाई बंद करके हल्की दवाई दे देते हैं एंड पेशेंट क्योर हो जाता है। पर नाउ बढ़ता वो भी इसलिए है कि आप सडनली एलोपैथी बंद कर देते हैं। अच्छा। आप मेरे पास कोई इनहेलर लेके आ रहा है 20 साल से 10 साल से, मैं बोलता हूँ उसको बंद कर दो होम्योपैथी, नहीं 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 नहीं, ये गलत है। आप धीरे धीरे एलोपैथी को बंद करो, बोलो आप बेटर फील कर रहे हैं और होम्योपैथी को बढ़ाते जाओ, तो विड्रॉल सिम्टम नहीं आएंगे। जी, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा और कब तक इसके लिए क्या प्रिकॉशंस रख के खाने हैं, क्या खाना चाहिए, जैसे आप अस्थमा की बात कर रहे हैं आप, जी जी जी, मैं ब्रोंकाइटिस अस्थमा की बात कर रहा हूँ, उस बारे डाइट चार्ट बने हुए हैं। दही, लस्सी, कड़ी, उड़द की दाल, राजमा, स्टार्ची चीजें नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं खाना है ये सब। वो तो आग लगा पेट्रोल डालने वाली बात है ना जी, वो तो आप गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। आपको रात को कभी भी हैवी फूड नहीं खाना। वो कहते हैं ना 6 बजे के बाद खाना नहीं चाहिए। तो ये डाइट प्रिकॉशंस हम करते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, हमारा योगा बहुत चलता है क्लिनिक्स में। अनुलोम विलोम इज अ मस्ट पेशेंट के लिए, एक्सरसाइज बताते हैं। और आई एम सो कॉन्फिडेंट 90% पेशेंट्स विद इन 2 months इनहेलर बंद हो जाते हैं। और जहाँ अस्थमा है वहाँ टॉन्सिल से हैं,
ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हम मॉडर्न मेडिसिन में देखते हैं ऑलवेज कि चलिए आप ऑपरेट करा लीजिए। खांसी ज़ुकाम हो रहा है एलर्जी की वजह से, उससे ये यस। 2 चौकीदार जो बैठे हैं लार्ज होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, इसको टॉन्सिल्स बोलते हैं। हुँ। आप उसको हेल्दी बनाओ ना। आप मेरे को एक बात बताइए, 15-16 साल के बाद किसके टॉन्सिल्स देखे हैं आपने? किसी के नहीं मिलेंगे। हुँ। गला सेंसिटिव होएगा। अगर आप टॉन्सिल्स को निकाल दोगे, तो उसको इतनी सेंसिटिविटी हो जाएगी, इन्फेक्शन सीधा अंदर जाएगी। राइट। होम्योपैथी कहती है बॉडी की रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करो, उसकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करो। और टचवुड मैं 18 लाख पेशेंट में दे चुका हूँ और 4th जनरेशन 5 जनरेशन से पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास। और मैं 3 जनरेशन, मेरे फादर भी होम्योपैथ थे, मैं भी हूँ, मेरे बच्चे भी होम्योपैथ हैं। और बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है होम्योपैथी का। और सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैं तो वन ऑफ द होम्योपैथ्स हूँ। ऐसे ऐसे होम्योपैथ दिन में 500-500 पेशेंट्स देख रहे हैं। मेरी रिसर्च ये बोलती है सब कुछ माँ बाप से आता है। जी। इवन सच बोलना, झूठ बोलना माँ बाप से आता है। सेंटली पेरेंट्स प्रोड्यूस सेंटली चिल्ड्रन। सॉरी, बदमाश, क्रिमिनल्स, नालायक, आई यूज द वर्ड नालायक पॉलिटिशियन, उनकी औलाद कभी ठीक हो सकती नहीं है। ऐसी बीमारियां भी माँ बाप से आती हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एक्जिमा, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज, ये सब माँ बाप से आती, जेनेटिक होती हैं। और इसका इलाज सिर्फ होम्योपैथी में है। जब हमारा पेशेंट आता है, हम फैमिली हिस्ट्री देखते हैं कि क्या क्या माँ बाप से बीमारियां लेके आए हैं। उससे हम प्रोग्नोसिस बता सकते हैं, आउटकम ऑफ द डिजीज बता सकते हैं कि आपकी बीमारी में, अब जैसे किसी को अस्थमा है, फादर को अस्थमा है और माँ को भी अस्थमा हो गया, बड़ा काम खराब हो गया। बच्चे को तो आएगा ही आएगा, बच्चा हेल्दी रहेगा ही नहीं। आप मुझे एक फैमिली दिखा दो जिसके घर के अंदर जुकाम, स्किन, पेट और जोड़ों का दर्द नहीं है, मुझे एक दिखा दो। लगभग सभी। We are all walking pathological labs. There is one chronic disease lurking in the body in the form of skin. जहाँ स्किन है वहाँ रेस्पिरेटरी आएगी, जहाँ स्टमक है वहाँ आर्थराइटिस आएगा। सर्वाइकल, देखो जब पेन यहाँ होता है उसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, गोल्फ एल्बो, स्लिप डिस्क। जो स्लिप डिस्क है, L4, L5, S1 सूजन है। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं आर्थराइटिस, इससे आपको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। आप एक्सरसाइज करो। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जोड़ों का दर्द कभी आपने लेबर क्लास में देखा है? नहीं। इट्स ए वाइट कॉलर डिजीज। आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करो, आपको तकलीफ ही नहीं होगी। और एक्सरसाइज इज सो इम्पॉर्टेंट, आपकी आधी बीमारियां साइड में हो जाएंगी। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं, एक बात मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, जितनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, प्लीज बी वेरी केयरफुल जो मैं बात बोल रहा हूँ। अब अगर सोचो जड़ से खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म होगी। होम्योपैथी कैन गिव यू लॉन्ग टर्म रिलीफ विद नो साइड इफेक्ट्स एंड इट्स वेरी इकोनॉमिकल। अब ये जो जोड़ों का दर्द में बोलता हूँ, आपका जो माइग्रेन हेडेक जो होता है, ये भी आर्थराइटिस ऑफ द स्कल है। ये जो स्कल है, मैं इसका लाया नहीं दिखाने के लिए, इसकी 22 हड्डियों से बना होता है। राइट, हाँ। उसके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें इन्फॉर्मेशन आती है। एलर्जी का पहला सिम्टम होता है इन्फॉर्मेशन। उसकी जो इन्फॉर्मेशन की वजह से हेडेक होता है। जब हम जोड़ों के दर्द की दवाई देते हैं, हमारी कंपनी की दवाई आती है रूमेड, जब उसको देते थे हम, तो माइग्रेन ठीक होना शुरू हो जाता था। तो वहाँ से लिंक पता लगी। और मैं 40 साल से बोल रहा था कि माइग्रेन जो है ये आर्थराइटिस ऑफ स्कल है। अब गूगल्स खोलो आप, उसमें राइट द लिंक ऑफ आर्थराइटिस विद माइग्रेन, पूरी रिसर्च आ गई है, पूरी रिसर्च है अमेरिका की, यूरोप की। मैं 40 साल से बोल रहा हूँ। यहाँ पर दो की बात की, एक तो एक्सरसाइज की बात की, एक एलर्जी की बात की। एलर्जी पर हम आएंगे, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि होम्योपैथिक के साथ साथ डाइट पे भी अगर आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए, मैं डाइट के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। नींद, भूख, लस्सी और लड़ाई जितनी मर्जी बढ़ा लो। नींद, भूख, लस्सी 2 गिलास के 4 बना लो जी। लड़ाई महाभारत करो, आप भी मरो, अगले को भी मार दो जी। ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल आपका होना चाहिए, eat when you're hungry. There are 4 or 5 levels of health. Number 1 जो होता है कि हैबिट जो है हमारी, 1 बजे खाना खाना है, ये ब्रेकफास्ट इतने बजे खानी शुरू हो जाते हैं। भूख है कि नहीं है, 2 रोटी खानी, 4 खानी है, शुरू। सेकंड इज आपको मेंटल हंगर होता है। आपको टीवी में ऐड देखी, फ्रिज खोला, हाथ मार दिया। एंड थर्ड इज स्टमक हंगर, हल्का सा गुड़गुड़ होती है, अरे भूख लगी खा लो। एंड द फोर्थ इज द बॉडी हंगर। हम बॉडी हंगर की वेट ही नहीं करते हैं। और किसी दिन मेरे कहने पे ट्राई करना, आपको जिस भूख नहीं है मत खाओ, लंच में मत खाओ,
शाम को थोड़ा फ्रूट खा लेना, हम्म। देखना आपको सुबह कितना अच्छा फील करेंगे आप। वी आर ओवर ईटिंग। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम एक्सरसाइज करते ही नहीं है। वो एक्सरसाइज कम से कम साइकिलिंग कर लो, वॉक करो 4-5 Act- किलोमीटर, active योगा हो- करो। यस जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और खाई जाएंगे तो बीमार तो होना ही है। और अस्थमा के अंदर तो ओवर ईटिंग से तो पंगा आएगा। आप अस्थमा पेशेंटों को बोलो कड़ी, उड़द की दाल, राजमा, हम्म। तरबूज या खरबूजा वो ठंडे होते हैं, तासीर ठंडी होती है, लस्सी उनको दीजिए। जो स्टार्ची चीजें हैं वो नहीं लेनी है, वो आपके चैनल्स ऑफ सर्कुलेशन को ब्लॉक करेंगे। नेचुरोपैथी की बुक्स में लिखा बड़ा क्लियर। और रात को नहीं लेना कभी भी। जितने भी नेचुरोपैथ से मना करते हैं रात को आपने हैवी फूड नहीं खाना है। और मैं तो अब इस नतीजे में पहुंचा हूं कि वीट भी आप कम खाओ, आप मिलेट्स खाओ, ज्वार की रोटी खाओ वीट के अंदर। और सबसे एक और अनदर मेरी बात बोलना भूल गया, जो खाना खा रहे हैं उसमें कीड़े मारने की डली हुई है। हाँ, कीटनाशक दवाएं तो अक्सर आजकल डलती हैं सर। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बिल्कुल। इंडस्ट्रियल फ्यूम्स। आप टूथपेस्ट यूज करते हो, क्या है वो जो झाग बनते साबुन है, सोडियम लॉरल इथल सल्फेट। आप साबुन 3% सुबह खा रहे हो, 3% रात को खा रहे हो। अपना वे ऑफ थिंकिंग आपको बदलनी चाहिए। ईट व्हेन यू हंग्री। और रात को कभी भी 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। ये सीख लो। ये कहते हैं गांठ बांध करके रख लीजिए। सुबह आज का इंटरमीडिएट शुरू हुआ है, रात को खाते हैं 12 बजे तक, वो नहीं खाते हैं सुबह। भूख लगने दो। और दोपहर को सब्जियां खाओ, सैलड्स खाओ। और मैं कितने नेचुरोपैथ्स को मिल रहा हूँ वो रोटी खाते नहीं आजकल। वीट बेली बोलते हैं उसको, खाने से पेट बाहर आना शुरू हो जाता है, केमिकल्स हैं उसके अंदर। तो खाओ, थोड़ा खाओ, पर उससे ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज करो। एंड ईट व्हेन यू हंग्री। सबसे इंपॉर्टेंट यस, कि खाओ तभी जब भूख लगे। और एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलर्जी पर सर आते हैं। एलर्जी क्योंकि आजकल हम देखते हैं हर छोटे से छोटे बच्चे या यंगस्टर्स हैं, उनको एलर्जी होती है किसी चीज़ के खाने से। हवा में अगर चले जाए तो पॉल्यूशन की वजह से उन्हें एलर्जी होती है। तो एलर्जी कैसे हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करें, कैसे समझें कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है, कैसे बचना है, क्या करना है? ये जो आपने पूछा ना किस चीज़ से एलर्जी है, जी, एलर्जी किसी चीज़ से नहीं होती, प्लीज बी वेरी क्लियर। ओके। एलर्जी इज ऑलवेज हेरिडिटरी। इसको बोलते हैं एंडोजेनिक। एंडोजेनिक मीन्स जेनेटिक है, ये माँ बाप से आती है। एलर्जी के 4 एरियाज होते हैं जो बहुत कॉमन है। पहला वो अटैक करता है खांसी जुकाम। जो बच्चा पैदा हो जिसको खांसी जुकाम शुरू हो गया है, डेफिनेटली उसके अंदर एलर्जी आ गई है। उसकी फैमिली हिस्ट्री निकालना, उसके माँ बाप के अंदर खांसी जुकाम या स्किन मिलेगी। दूसरा एरिया जहाँ खांसी जुकाम आएगा वहाँ स्किन आएगी। दे सेम। जहाँ खांसी जुकाम है वहाँ स्किन आएगी। अब खांसी जुकाम के साथ टॉन्सिलाइटिस बन जाते हैं, साइनोसाइटिस बढ़ जाता है, फिर अस्थमा है। एंड सेकंड ग्रुप मैंने स्किन का बताया, एक्जिमा, सोराइसिस, लाइची प्लैनिस, पिंपल्स एंड फॉलिंग ऑफ हेयर। एंड दीज आर बोथ हेरिडिटरी। एंड थर्ड इज स्टमक डिसऑर्डर्स, मुंह में छाले पड़ना। जो जितने पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, पहले दिन से नहीं बनता। पहले मुंह में छाले होंगे, एसिडिटी होगी, फिर आप दवाइयाँ दोगे, एलोपैथी की दबाओगे तो वो अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं। फिर बनता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। उसके बाद आता है क्रोन डिजीज। जहाँ पेट खराब होएगा वहाँ दर्दें आएंगी। आपको याद होगा, आपके बचपन जितने घर के सिटीजन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो कहे मेरी टांगे दबा दो, हाँ, पैर में दर्द है, हाँ दर्द है। जैसे जो वायुबादी की चीजें खाएंगे वो गैस बनेगी, दर्दें बढ़ेंगी। सर, आपने यहाँ पर डायबिटीज की बात की है, जहन में सवाल आने लग गया है क्योंकि हम होम्योपैथी कहते हैं कि मीठी गोलियाँ बच्चों को भी खिलाने के लिए हम कहते हैं बेबी मीठी गोलियाँ तो है, वो आराम से खा सकते हो। तो क्या वो मीठापन डायबिटीज को और इंक्रीज नहीं करेगा? ऐसे मेरे पास 2 से 3% पेशेंट आए हैं जिन्होंने बोला है कि डॉक्टर बख्शी, जब मैंने आपकी दवाई खाई तो मैंने जब शुगर चेक कराई तो मेरा शुगर लेवल बढ़ गया, मेरा वेट बढ़ गया। ओके, ऐसे आए पेशेंट? हाँ, बिल्कुल आए। फिर उनको हम क्या करते हैं, उनको हम लिक्विड में दे देते हैं। ओके। और वैसे भी मैं प्रेफर करता हूँ दवाई लिक्विड में देनी चाहिए, मीठा कम दो। मैं तो लिक्विड ज़्यादा देता हूँ। और उनको जब मैं पूछता हूँ आपके घर में किसको डायबिटीज़ है, नाना नानी दादा दादी दोनों तरफ, मासी मामा चाचा ताया बुआ, कहते हाँ मेरी मासी को डायबिटीज़ है। दैट मीन्स वो बॉर्डरलाइन केस है, उसको कभी भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो उसको शुरू से बता दो भाई तू मीठा बंद कर दे,
और नेचुरल चीज़ों में जाओ। जो पनीर के फूल आते हैं, विथेनिया बोलते हैं उसको, उसको आप खाओ सुबह शाम, आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। जामुन, हाँ, डायबिटीज कंट्रोल के लिए बेस्ट है। साइजिम जामुन में होम्योपैथी जी, दवाई जी, बनी हुई हाँ, है, उसको खाओ, से कंट्रोल हो जाती है। तो नेचुरल चीज़ें खाओ और एक्सरसाइज करो। हम कोविड पे आते हैं सर, क्योंकि कोविड एक ऐसी महामारी हम सबके ज़िंदगी से गुजरी है। शायद हम भूल पाए इस चीज़ को कि हम किन चीज़ों से निकले हैं बाहर। सेकेंड वेव बहुत खतरनाक रहा हम सबके लिए। उस समय हमने एलोपैथिक पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया, कहीं न कहीं उसने हमें क्योर भी किया, इंजेक्शंस भी लगे, सब कुछ रहा। लेकिन होम्योपैथिक कितना इसमें और कारगर हो सकता है पहले या हुआ, सब कुछ मैं जानना पहले तो चाहूँगी। आप देखिए ना, आपने बोला कि एलोपैथी दी, आपने देखा एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स कितने हुए हैं। हुँ, अभी तक पेशेंट आते हैं, कहते हैं जब से कोविड के इंजेक्शंस लिए हैं, जिसका सोराइसिस ठीक हो गया था, वो कहता है मेरा सोराइसिस वापस आ गया। एक ग्रुप आया जी मेरे जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गए थे, इंजेक्शंस लेने के बाद मेरे दर्दें वापस आ गई। ऐसे ऐसे पेशेंट बैठे हैं, वो कहते हैं हमें नींद ही नहीं आती, अब इंसोम्निया पैदा हो गया इस इंजेक्शन के बाद। कनाडा में 20 डॉक्टर्स इन वन हॉस्पिटल डाइड बिकॉज ओवर वैक्सीनेशन। मैं वैसे भी बोलता हूँ ज़्यादा इंजेक्शंस प्रिवेंटिव नहीं देने चाहिए। द होल बॉडी इज वर्जन। लेकिन सर उस टाइम का तो मौका ही वैसा था ना कि मतलब बस लोगों की ज़िंदगी को बचाना है। वो डर था फर्स्ट ना, हाँ, पर एट द सेम टाइम होम्योपैथी ने लाखों पेशेंट ठीक करे, जी, नेचुरोपैथी ने कितना करा। हुँ, उन्होंने एक हॉस्पिटल ने तो प्रूव कर दिया कि आप स्टीम लेके जाइए अंदर, हुँ, स्टीम लेके जाइए और पेशेंट के पास आपको कुछ नहीं हो रहा। सुबह शाम दोपहर आपको स्टीम लीजिए, हुँ, और मैंने भी यही करा। होम्योपैथी दवाइयाँ दी, हुँ, उनको स्टीम दी हुँ, और ऑयल लगाया, पेशेंट ठीक है। मुझे भी कोविड हुआ था और मैं जून में जब मैं गया, मुझे हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली जी, और बड़ी मुश्किल से बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली में, हुँ, उनके ट्रस्टी मेरे जान पहचान के थे। उन्होंने मेरे को, जैसे मैं गया, उन्होंने दवाइयाँ दी। मेरा बुखार था उस टाइम का, नमूनिया भी हो गया था मेरे को, मेरा बुखार टूट गया। बस एट द सेम टाइम मेरा जो ऑक्सीजन लेवल 60 में चला गया था। जी, तो मेरे को उन्होंने सीधा बोला, डॉक्टर बख्शी हम आपको वेंटिलेटर में डालेंगे। हुँ, मैं कहा बिल्कुल नहीं, मेरी सेंसेस ठीक हैं बिल्कुल, मेरा ऑक्सीजन लेवल गिरा, मैं इसको 2 दिन में ठीक कर लूँगा। यू नो व्हाट वाज द आंसर? 2 दिन आपका 2 घंटे नहीं है। मैं कहा आई रिफ्यूज़, आई रादर डाई लाइक दिस नॉट इन वेंटिलेटर। क्योंकि मैंने देखा कि साथ वाला की डेथ हुई है, इसके पैर बांध दो, मोर्चरी में भेज दो, बिलिंग सेक्शन बिल भेज दो। कितने कैलेस एटीट्यूड हो गया था नर्सेस का, वहाँ डॉक्टर्स हुँ, का। देन दे अलाउड मी, हुँ, दे अलाउड मी अल टू टेक होम्योपैथी मेडिसिन। जी, और उसमें वहाँ एलोपैथी उनका ओपीडी भी है, होम्योपैथी ओपीडी भी है। हुँ, एंड गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली का, हुँ, उन्होंने मुझे अलाउ किया और मैंने 2-2 घंटे में सारी रात उठ के मशीन लगी है, दवाई डाली, फिर लगा ली। सुबह मेरा ऑक्सीजन लेवल 75 आ गया था। मतलब इस तरह की महामारी में भी होम्योपैथिक बहुत कारगर है, होम्योपैथिक पे ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन वो ट्रस्ट जो है लोगों में कम है, जो अब धीरे-धीरे अब बढ़ता भी चला मैं जा रहा आपसे है। एक बात करता हूँ, देखिए जी, आप होम्योपैथी के साथ एलोपैथी चल सकती है। ओके, जैसे मैं था, हाँ, मेरे रोज़ की एलोपैथी भी चल रही थी हुँ, और मैंने अपनी होम्योपैथी ली, मैं खड़ा हो गया। डॉक्टर्स वर सरप्राइज़, यार इतना अच्छा कमाल कर दिया इस दवाई ने। तो यू कैन टेक बोथ, बोथ और कोई बोथ साइड इफेक्ट नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसका असर भी वैसे एलोपैथिक दवा पे कुछ पड़ा नहीं होगा और अपना काम इसने किया होगा होम्योपैथिक। आपने होम्योपैथिक के इतने सारे मिथ को यहाँ पर तोड़ा है और आगे चल करके ये और कितना बेनिफिशियल, 20 साल का आपने कहा है कि 20 साल में होम्योपैथिक जो है नंबर 1 पर रहेगा ये चिकित्सा प्रणाली। एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए आपको बहुत-बहुत थैंक यू, शुक्रिया और थैंक इसी यू के वेरी साथ मच। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े और जिस तरह से होम्योपैथिक के उन बारे में उन्होंने जाना है, आगे आने वाले दिनों में होम्योपैथिक इसी तरह से आपके स्वास्थ्य जीवन में कारगर होगा और आप इस पे बिलीव करते हुए इसकी तरफ अगर बढ़ते हैं, तो आने वाले दिनों में आप अपने आप को स्वस्थ भी महसूस करेंगे। लेकिन एक्टिविटी और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी मेडिसिन को बेहतर बनाने के लिए और उससे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।